सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद उल फितर 2022 मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी सैकड़ों ईदें देखना नसीब करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन बदनसीब फनकार और उनकी फैमिलीज के मुतालिक जिनके घर ईद वाले दिन सफ़े मातम बिछ गया, यानी ईद के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गए। ईद जो कि खुशियों का त्यौहार है, लेकिन मौत का फरिश्ता कब, कैसे और किसको दबोच ले ये सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। पाकिस्तान के उन बदनसीब फनकारों की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है 80 और 90 की दहाई का मशहूर और मारूफ करैक्टर अंकल सरगम। बच्चों, बड़ों और जवान और बूढ़ों का पसंदीदा करैक्टर अंकल सरगम। कभी होंगे शर्मसार, मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार, इस देश के बच्चों को यूं बीमार देखकर। अंकल सरगम पपेट आर्ट्स की एक बेहतरीन मिसाल थी। उस किरदार के जरिए पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद नाकामियों और खराबियों को हाईलाइट किया गया। अंकल सरगम का असल नाम फारूक कैसर था। आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करने वाले फारूक कैसर की तमाम जदोजहद पाकिस्तानी मुआशरे और नई नस्ल को अपने प्रोग्राम्स के जरिए यानी अंकल सरगम के जरिए तालीम और तरबियत देना थी। एक बहुत ही अच्छे उस्ताद की हैसियत से अंकल सरगम ने जहां फन की दुनिया में अपना नाम पैदा किया, वहीं पर अदबी लिहाज से भी खुद की कदरों कीमत में इजाफा किया। इस करैक्टर में छुपे इंसान फारूक कैसर साहब, जो 1945 को लाहौर में पैदा हुए। फारूक कैसर के वालिदैन का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे। इंटरमीडिएट करने के बाद एयरफोर्स में भर्ती के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी, क्योंकि फारूक कैसर को पायलट बनने का बहुत शौक था। घर वाले भी अपने बेटे फारूक कैसर की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे, मगर घरेलू हालात और माली वसाइल की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। एयरफोर्स में भर्ती के लिए इम्तहान दिया, वो पास भी कर लिया। फिर जब इंटरव्यू पर बात आई, मगर बदकिस्मती से फारूक कैसर इंटरव्यू में फेल हो गए और यूं पायलट बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। यहां से नाकामी के बाद फारूक कैसर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स चले गए। वहां दाखिले का इम्तहान पास किया और पढ़ना शुरू कर दिया। फारूक कैसर ने फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। एक बार फिर रोजगार की तलाश में चल निकले, मगर कहीं भी एडजस्ट ना हो सके। एक दिन फारूक कैसर कॉलेज में टेनिस खेल रहे थे कि वहां पर फैज अहमद फैज की बेटी प्रोफेसर सलीमा हाशमी गुजर रही थी। तो उन्होंने फारूक कैसर से पूछा कि तुमने ग्रेजुएशन तो मुकम्मल कर ली है, फिर भी तुम रोजाना कॉलेज आते हो और यहाँ टेनिस खेलकर चले जाते हो, काम क्यों नहीं करते? जिस पर फारूक कैसर ने बताया कि वो बेरोजगार हैं। जिस पर फैज अहमद फैज साहब की बेटी उसको लेकर पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन आ गई। पीटीवी में आकर 70 की दहाई का मशहूर और मकबूल ड्रामा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का हिस्सा बना दिया। यहाँ से फारूक कैसर के फनी सफर का आगाज हुआ। ये बच्चों का प्रोग्राम था जो बच्चों के लिए नशर किया जाता था और फैज अहमद फैज की फैमिली ने उस प्रोग्राम को तरतीब दिया था। फिर इसके बाद फारूक कैसर बतौर स्क्रिप्ट राइटर टीवी के साथ मुंसलिक हुए और फिर गीत निगारी भी शुरू कर दी। 1974 में एक गीत लिखा जिसके बोल थे कोमल कोमल, जिसको नयीरा नूर ने गाया और ये गीत बहुत मकबूल हुआ। नयीरा नूर के बाद इसी गीत को नाजिया हसन ने भी गाया, जिसको बहुत पसंद किया गया। फिर 2 सालों बाद फारूक कैसर ने एक बच्चों के प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखा जिसका नाम रखा गया कलियां। इस ड्रामे में अंकल सरगम के किरदार को तख्लीक किया गया। अंकल सरगम के इस पपेट करैक्टर को फारूक कैसर साहब ने तख्लीक किया था और ये इंस्पिरेशन रोमानिया से ली गई थी। बच्चों का प्रोग्राम कलियां, जिसमें अंकल सरगम के अलावा मासी मुसीबतें, हैगा, रोला और शर्मीली जैसे किरदारों ने इस प्रोग्राम में परफॉर्म किया। यह जियाउल हक का डिक्टेटरशिप का दौर था, जब मीडिया पर पाबंदी थी। आमरीत के इस दौर में जब सहाफियों को कोड़े मारे जाते थे, हक और सच का साथ देने पर सख्त सजाएं मिलती थी। किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि जियाउल हक के आमराना दौर के मुतालिक कुछ कह सके। ऐसे में फारूक कैसर ने अपने प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी ऐसी बातें और मैसेज पास किए जो शायद किसी और प्रोग्राम या किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। 1993 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। फारूक कैसर दर्जनों गीतों के शायर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान आर्ट्स और कल्चर के लिए आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम अरसा दराज से गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए थे। मां सवाए उर्दू अदब की महफिलों के बहुत कम देखने को मिलते थे। शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला थे। 14 मई 2021 को यानी ईद उल फितर के दूसरे दिन अचानक हार्ट फेल हुआ और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इस्लामाबाद में उनकी रहाइश थी। वहीं पर नमाज जनाजा अदा की गई और H11 कब्रिस्तान में स्पुर्देखा कर दिया गया। यूं फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम की मौत ईद के दूसरे रोज हुई। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और स्टेज की नामवर अदाकारा जिसने बेपना अरूज देखा, मगर उस अदाकारा का अंजाम इस कदर अजियतनाक होगा शायद किसी ने ना सोचा हो। रूही बानो। रूही बानो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था।
हिंदुस्तान के मशहूर तबला मास्टर अल्लाह रखा की बेटी रूही बानो। वक्त तो तेज तलवार होता है लालन, उसने हम दोनों को काट कर अलग अलग कर दिया है। अब तू किसे ढूंढता है? रूही बानो ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। हसीना मोइन के ड्रामा जेर जबर पे से अदाकारी की शुरुआत की। अगर बात करें उसके मशहूर ड्रामों के तो उनके नाम हैं दरवाजा, किरण कहानी और जर्द गुलाब। पाकिस्तान टेलीविजन पर 2 दहाइयों तक राज किया। टीवी ड्रामों समेत मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी का जोहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी हासिल किया। रूही बानो ने 2 शादियां की, मगर बदकिस्मती से अज़वाजी जिंदगी भी कामयाब ना हो सकी। रूही बानो की रहायश गुलबर्ग 3 में थी। 2005 में रूही बानो के बेटे अली की लाश उनके घर के करीब वाक़या गुलबर्ग 3 में मोरखा 7 नवंबर को मिली। उस रोज ईद का तीसरा दिन था। कातलों ने उनके बेटे की लाश बाढ़ के अंदर फेंक दी। वहां पर राहगीरों ने जब उनके बेटे के मोबाइल की फोन की रिंगटोन सुनी तो पता चला कि किसी ने कत्ल करके लाश वहां फेंक दी है। तो पुलिस को इत्तला की गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि ये लड़का तो मशहूर अदाकारा रूही बानो का अकलौता बेटा है। रूही बानो का बेटा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में अपने कुछ दोस्तों के साथ रियल एस्टेट का कारोबार भी करता था। उससे कबल रूही बानो की वालदा की भी अचानक मौत हो गई थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी और इसके बाद ईद के मौके पर उसके अकलौते बेटे को भी कत्ल कर दिया। इस सदमे ने रूही बानो को दिमागी तौर पर मुफलूज कर दिया। रूही बानो ने घर बार छोड़ा और मंजर आम से गायब हो गई। 2006 से लेकर 2013 तक किसी को मालूम ना हो सका कि रूही बानो कहां गई। इन 7 सालों में रूही बानो लाहौर की सड़कों पर धक्के खाती रही। इस कदर दर्दनाक जिंदगी बसर की जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार हो जाए, क्योंकि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। सड़कों पर दीवाना वार घूमती और सड़क के किनारे सो जाती। फिर जब 2013 के बाद रूही बानो की हालत के मुतालिक मालूम हुआ तो मीडिया ने हाईलाइट किया तो हुकूमती अदारे और मुखय्यर लोग आगे बढ़े और रूही बानो का इलाज और उसकी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया। रूही बानो का जाती गुलबर्ग 3 में आलीशान बंगला था, लेकिन शायद उस पर भी रूही बानो के रिश्तेदारों की नजर थी, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सकी। फिर 3 जनवरी 2019 को अचानक मालूम हुआ कि रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल में जेरे इलाज है। 10 रोज जेरे इलाज रहने के बाद गुर्दे फेल हो जाने की वजह से वहीं पर वफात हो गई और वहीं उसको दफन कर दिया गया। रूही बानो की तबाही की असल वजह उसका अकलौता बेटा, जिसको ईद के तीसरे रोज अचानक कत्ल कर दिया गया था। नंबर 3, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल की अदाकारा जिसने कई दहाइयां पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पंजाब की रिवायती मुटियार और जट्टी अंजुमन शाहीन। अंजुमन शाहीन जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। सुल्तान राही और अंजुमन लाजमो मलजूम थे। अंजुमन बहुत ही पुरकशी शख्सियत की मालिक, भरा हुआ जिस्म, तीखे नैनो नक्श। आज भी अंजुमन जी की पर्सनैलिटी मुनफरद और दिलकश है। अंजुमन जी जिसके दीवानों की फहरिस्त बहुत तवील थी, हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन अंजुमन जी का दिल इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक पर आ गया। उस दौर में इनकम टैक्स ऑफिसर होना कोई मामूली बात नहीं थी। अंजुमन और मुबीन मलिक ने पसंद की शादी कर ली। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद भी अंजुमन ने फिल्मों में काम जारी रखा। फिर सुल्तान राही की अचानक मौत ने अंजुमन को अकेला कर दिया। 2002 में आखिरी फिल्म करने के बाद अपने शौहर और बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गई। तकरीबन 11 साल दियारे गैर में गुजारे। 2013 में जब अंजुमन पाकिस्तान वापस आई तो अखबारों ने यह छापा कि अंजुमन और मुबीन मलिक के दरमियान इख्तलाफात के 22 तलाक हो चुकी है। खैर किस्सा मुख्तसर, अंजुमन का शौहर मुबीन मलिक जो फैमिली के साथ पाकिस्तान आया था, 2013 में ईद उल फितर के दिन अंजुमन के शौहर को भी दिन दिहाड़े किसी ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस कत्ल का आज तक सुराग तक न लगाया जा सका। वही शौहर जिससे इख्तलाफात थे, उसके मरने के साथ साथ वो इख्तलाफात भी दफन हो गए। अंजुमन बेवा हो गई, जिसके बाद अंजुमन ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। फिर 64 साल की उम्र में लकी अली से शादी की, लेकिन ये शादी भी कामयाब ना हो सकी। अंजुमन जी आज भी पाकिस्तान में मुकीम है, बच्चों की शादियां कर चुकी हैं, अकेली मगर मुतमईन जिंदगी बसर कर रही हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मशहूर फनकार जिनके घर ईद के दिन सफ़े मातम बिछ गया। अल्लाह पाक हर एक को ऐसी नागहानी मौत से महफूज रखे। आपके इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक
दिलचस्प इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।